अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। अब हम इन चीज़ों को जो है ना फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे। वाई बिकॉज इससे पहले हम इन चीज़ों को एनाटॉमिकल एंगल से देख चुके हैं। सो नाउ दिस इज टर्न फॉर द फिजियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो सबसे पहले इनका थोड़ा सा लिटिल बिट एनाटॉमिकल पर्सपेक्टिव लिखा हुआ है कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है ये हमारा मेजर मास्टर न्यूरो एंडोक्राइन इंटीग्रेटर है। अच्छा, न्यूरो एंडोक्राइन इंटीग्रेटर का मतलब ये है कि दिस इज कनेक्टिंग नर्वस सिस्टम विद एंडोक्राइन सिस्टम। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज मास्टर न्यूरो एंडोक्राइन इंटीग्रेटर। अब हाइपोथैलेमस वर्ड यही हमें बता रहा है कि ये हमारे थैलेमस के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज लोकेटेड बिलो दी थैलेमस। एंड ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये थर्ड वेंट्रिकल का फ्लोर बनाता है। दिस इज फॉर्मिंग दी फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। देन अगर हम डिस्कस करें इनके एनाटॉमिकल कनेक्शंस की, तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ पिट्यूटरी स्टॉक, जिसको हम फॉर्मल लैंग्वेज में इनफंडिबुलम भी कहते हैं। ओके, एंड ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ये सेला टर्सिका के अंदर प्रेजेंट होता है। सेला टर्सिका एक चेयर शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड बैठा होता है। एंड ये सेला टर्सिका एक इम्पॉर्टेंट फोसा के अंदर होती है। दैट फोसा इज नोन एज हाइपोफाइजियल फोसा। ओके जी। देन मेजर फंक्शनल न्यूक्लियाई कौन से होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस के? ये स्टूडेंट, ये जो फंक्शनल न्यूक्लियाई होते हैं ये होते क्या हैं? ये छोटे छोटे क्लस्टर्स होते हैं। ये छोटे छोटे क्लस्टर्स होते हैं। एंड दीज क्लस्टर्स लाइक एज आर्क्यूएट, पेरावेंट्रिकुलर, सुप्रा ऑप्टिक, वेंट्रोमीडियल एंड प्री ऑप्टिक, ये जो न्यूक्लियाई होते हैं ये सिग्नल्स भेजते हैं। ओके जी, सिग्नल्स भेजते हैं। एंड इनके सिग्नल्स की वजह से जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड वो कंट्रोल में रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल में रहता है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड की जो डिविजन्स हैं वो कौन कौन सी हैं? वी हैव डिस्कस्ड इन एनाटॉमिकल सेक्शन के वी हैव एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ओके, ये किससे बनता है? ये बनता है ओरल एक्टोडर्म से। ये बनता है ओरल एक्टोडर्म से। एंड स्पेसिफिकली जो रेथिक्स पाउच बन रही थी हमारे पास, रेथिक्स पाउच से हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी यू कैन से बनता है एम्ब्रियोलॉजिकली। एंड अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें ना, सो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का जो 3/4 पार्ट होता है, 3/4 पार्ट, दैट इज बिकॉज ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी, या इन परसेंटेज वाइज वी कैन से दैट 75% ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज बिकॉज ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। देन वी हैव पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम और क्या कहते हैं? जिसको हम जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। एंड ये न्यूरल एक्टोडर्म से बनता है। ओके जी। एंड एज कम्पेयर टू एंटीरियर पिट्यूटरी, इससे हार्मोन्स की प्रोडक्शन नहीं होती। सो दिस वाज फर्स्ट स्लाइड विच वाज सो बेसिक। नाउ वी आर शिफ्टिंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। सो इन दिस स्लाइड जो हमारा हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम है दैट इज एक्सप्लेन्ड। Yes student, in anatomical perspective we have discussed this portal system कि भाई ये पोर्टल सिस्टम किस तरह से इंपॉर्टेंट है। बट वंस अगेन यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो वी विल डेफिनेटली डिस्कस इट। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि पोर्टल सिस्टम होता क्या है। नॉर्मली जो हमारा ब्लड फ्लो करता है वो कैसे फ्लो करता है? फ्रॉम हार्ट टू दी ऑर्गन्स। ठीक है, हार्ट टू दी ऑर्गन्स, इस तरह से हमारा ब्लड फ्लो करता है। पोर्टल सिस्टम में जो हमारा ब्लड फ्लो करता है वो हार्ट से ऑर्गन की तरफ नहीं जाता, बट पोर्टल सिस्टम में ब्लड फ्लो करता है ऑर्गन टू ऑर्गन, या ऑर्गन्स के अंदर कैपिलरीज होती हैं। सो वी विल से दैट फ्रॉम द कैपिलरी ऑफ वन ऑर्गन टू द कैपिलरी ऑफ अनदर ऑर्गन, दिस काइंड ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज नोन एज पोर्टल सिस्टम। अब ये जो हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम होता है ये रन करता है बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड इस पोर्टल सिस्टम की वजह से हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है ये रियल बॉस होता है फॉर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंड जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है दिस इज द मास्टर ग्लैंड।
ठीक है। सो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, फिर वो पिट्यूटरी जो है वो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, एंड वो जो एंडोक्राइन हमारे फर्दर ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है जी। सो इस तरह का सीक्वेंस चल रहा होता है। तो अब ये जो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इनका कनेक्शन है दैट इज नोन एज हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम, एंड इसी सिस्टम की वजह से अगर पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो अवर हाइपोथैलेमस इज कंट्रोलिंग टू दी पिट्यूटरी ग्लैंड। सो नाउ इसमें होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास देखें दिस इज अवर हाइपोथैलेमस, दिस इज अवर हाइपोथैलेमस। अब डियर स्टूडेंट, हाइपोथैलेमस के अंदर डिफरेंट न्यूक्लियाई होते हैं, क्लस्टर्स होते हैं, एंड वो क्लस्टर्स डिफरेंट काइंड ऑफ सिग्नल्स सेंड करते हैं, ठीक है। वो सिग्नल्स पहले जनरेट करते हैं एंड देन उन सिग्नल्स को यू कैन से डिलीवर करना होता है अप टू दी एंटीरियर पिट्यूटरी। अब सवाल ये है कि एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस सिग्नल्स बना तो रहा है, बट वो सिग्नल्स एंटीरियर पिट्यूटरी तक कैसे पहुंचेंगे? दिस इज अ माइलस्टोन फॉर द हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस अपने सिग्नल्स पिट्यूटरी तक पहुंचाता है, डिलीवर करता है बाय द हेल्प ऑफ अ सिस्टम। दिस सिस्टम इज नोन एज हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम। अब इस सिस्टम में होता क्या है ये स्टूडेंट, जो हमारा हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस के मीडियन एमिनेंस वाले पार्ट में होता है कैपिलरीज का नेटवर्क। यू कैन सी हियर दिस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हियर, दिस इज नोन एज प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्सस, प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्सस। तो हाइपोथैलेमस अपने सिग्नल्स को भेज देता है किसमें, प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्सस में। फिर वो जो सिग्नल कैरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्सस से निकल के वीन में आ जाते हैं, एंड यहाँ पे जो वीन होती है उन वीन को हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजल वीन्स। फिर हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजल वीन्स के से गुजरने के बाद वो जो हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो अगेन दूसरे कैपिलरी प्लेक्सस में आ जाते हैं जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी में होता है, एंड दिस प्लेक्सस ऑफ कैपिलरी इज नोन एज सेकेंडरी कैपिलरी प्लेक्सस, सेकेंडरी कैपिलरी प्लेक्सस। एंड सेकेंडरी कैपिलरी प्लेक्सस, ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क है, दिस इज प्रेजेंट इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड जब हमारा ब्लड सेकेंडरी कैपिलरी प्लेक्सस में आ गया तो इट मीन्स दैट हमारे जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी तक डिलीवर हो गए, ठीक है, एंड हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल्स मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। सिर्फ क्या हुआ, हाइपोथैलेमस ने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस किए हैं, वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्सस में आए, देन वो जो ब्लड जहाँ से निकला प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्सस से वो अपने साथ क्या कैरी कर रहा है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कैरी कर रहा है, देन वो ब्लड आया दूसरी वीन्स में, हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजल वीन्स में, देन वो जो यू कैन से सिग्नल मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग ब्लड जो है वो कहाँ पे आया, दोबारा सेकेंडरी कैपिलरी प्लेक्सस में आ गया, ठीक है। देन जो हमारा सिग्नल है वो किसको मिल गया, एंटीरियर पिट्यूटरी को मिल गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेशन is almost entirely controlled by hypothalamic releasing and inhibitory hormones, जिनको हम signaling molecules कह रहे थे। These are carried through vascular channels rather than direct neural connections. It means that hypothalamus का पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कोई डायरेक्ट न्यूरल कनेक्शन नहीं है कि वही न्यूरल कनेक्शन के थ्रू अपने जो यू कैन से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, इट मीन्स हमारे रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स, वो विद द हेल्प ऑफ न्यूरल कनेक्शंस नहीं आते, वो विद द हेल्प ऑफ वेस्कुलर चैनल्स आते हैं, ठीक है। एंड उस वेस्कुलर चैनल्स के नेटवर्क को हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम कह रहे हैं। अब इसका सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स मीन्स के रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स को प्रोड्यूस करेंगी, देन वो प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्सस में वो हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है, यहाँ से ब्लड निकलेगा, फिर वो ब्लड वीन्स में आएगा, एंड दीज वीन्स आर लॉन्ग पोर्टल वीन्स, या जिसको आप हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजल पोर्टल वीन्स भी आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। देन वो जो ब्लड है सेकेंडरी कैपिलरी प्लेक्सस में आएगा, एंड सेकेंडरी कैपिलरी प्लेक्सस इज प्रेजेंट इन दी एल्डिनो हाइपोफाइसिस। अब इस सिस्टम की सिग्निफिकेंस क्या है कि इससे सिस्टमिक डायल्यूशन से हमें प्रिवेंशन मिलती है। मीन्स के देखें नॉर्मली तो ये होता है ना कि जो ऑर्गन की सप्लाई है वो होती है फ्रॉम हार्ट टू दी ऑर्गन, हार्ट टू दी ऑर्गन। अब अगर ऐसा होता कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करके हार्ट को देता, एंड हार्ट फिर वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को देती, तो इससे ये होता कि जो हार्मोनल कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। मीन्स के वो ब्लड जो है वो पूरी बॉडी तक जाता ना, तो फिर हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी तक जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन है वो बहुत कम पहुंचती।
दैट्स वाई हम सिस्टमिक जो डाइल्यूशन है उसको अवॉइड कर रहे हैं। दिस इज मेन बेनिफिट ऑफ दी दिस सिस्टम, ठीक है। एंड डिलीवरिंग हाई लोकल कंसंट्रेशन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन्स डायरेक्टली टू टारगेट सोमेटोट्रोफ्स। सोमेटोट्रोफ्स वो सेल्स होंगे जो सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। लेक्टोट्रोफ ये वो सेल्स होंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के जो लेक्टोट्रॉफिक हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। एंड साथ में कॉर्टिकोट्रोफ्स जो लाइक एज एससीटीएच वगैरह को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है जी। सो ये फायदा होता है इस सिस्टम का। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, नाउ अबाउट द हाइपोथैलेमिक रेगुलेटरी हार्मोन्स, ठीक है, कि हाइपोथैलेमस के कौन कौन से रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं एंड वो आके एंटीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं कि भाई ये वाला हार्मोन बनाओ या ये वाला हार्मोन इसकी प्रोडक्शन को बिल्कुल स्टॉप कर लो, ठीक है। सो इसके जो रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं वो दो फॉर्म्स में होते हैं, या तो वो रिलीजिंग फैक्टर्स के फॉर्म में होते हैं या इसके जो रिलीजिंग और रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं वो इनहैबिटिंग फैक्टर्स के फॉर्म में होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो हाइपोथैलेमिक फैक्टर है दैट इज GHRH, मीन्स ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है जी। सो ये हाइपोथैलेमस का ऐसा फैक्टर है जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाता है, ओके जी। अभी जो GHRH है इसकी केमिकल नेचर की बात करें, सो दिस इज 44 अमाइनो एसिड पेप्टाइड। इट मीन्स दैट दिस इज मेड अप ऑफ 44 अमाइनो एसिड्स, ओके। अब ये जो GHRH है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इस फैक्टर के जो पिट्यूटरी ग्लैंड में टारगेट सेल्स हैं, दीज आर दी सोमेटोट्रॉफ्स। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सोमेटोट्रॉफ्स सेल्स होते हैं, these cells are the targeted cells for the GHRH and इन सेल्स को ये आके स्टिमुलेट करता है एंड इनको कहता है कि आप ग्रोथ हार्मोन बनाओ। जब ग्रोथ हार्मोन बनेगा फिर बॉडी की ग्रोथ होगी, लाइक हमारे बोन्स, हमारे मसल्स, हमारे और जो टिश्यूज होते हैं फिर वो ग्रो करने लगे। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव GHIH एंड GHIH को ग्रोथ हार्मोन इनहैबिटिंग हार्मोन भी कहते हैं एंड इसको हम सोमैटोस्टैटिन भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सोमैटोस्टैटिन। एक चीज़ और डियर स्टूडेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, व्हाट इज़ दैट, कि जो हमारा सोमैटोस्टैटिन है ये हमारे हाइपोथैलेमस से भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, हमारे हाइपोथैलेमस से भी प्रोड्यूस हो रहा है। एंड ये सोमैटोस्टैटिन हमारे पैनक्रियाज से भी प्रोड्यूस होता है, हमारे पैनक्रियाज से भी प्रोड्यूस होता है। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अगर हमने एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करना है, सो फॉर द रेगुलेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी जो GHIH या सोमैटोस्टैटिन हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वो सोमैटोस्टैटिन जो पैनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। अब ये जो GHIH या सोमैटोस्टैटिन है दिस इज मेड अप ऑफ 14 अमाइनो एसिड्स, दैट्स व्हाई दिस इज 14 अमाइनो एसिड पेप्टाइड। अब ये पिट्यूटरी के किन सेल्स को टारगेट करता है? एक सोमैटोट्रॉफ्स सेल्स को ये टारगेट करता है एंड दूसरा ये थायरोट्रॉफ्स सेल्स को ये टारगेट करता है। एंड इसका इफेक्ट ये होता है कि ये इनहैबिट करता है ग्रोथ हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। ग्रोथ हार्मोन को इनहैबिट करेगा तो इससे ग्रोथ कम होगी। TSH को ये क्यों कम करता है? इसके जो टारगेटेड सेल्स हैं वो थायरोट्रॉफ्स क्यों हैं? बिकॉज ये हार्मोन हमारे मेटाबॉलिक रेट को भी स्लो करता है, मेटाबॉलिक रेट को भी स्लो करता है। सो मेटाबॉलिक रेट को कम करने के लिए ये थायरोट्रॉफ्स के ऊपर भी एक्ट करता है एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सीक्रेशन को कम करवाता है। देन वी हैव अनदर फैक्टर दैट इज TRH जिसको थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये 3 अमाइनो एसिड्स का एक ट्राइपेप्टाइड है एंड इसके टारगेटेड सेल्स कौन से हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर कि ये एक्ट करता है थायरोट्रॉफ्स के ऊपर भी एंड इसके रिसेप्टर्स लैक्टोट्रॉफ्स सेल्स के ऊपर भी होते हैं। दैट्स व्हाई ये TSH की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है एंड प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है। TSH is related with the metabolism of the body and prolactin is concerning with the production of milk in mammary glands, ठीक है जी। एंड यहाँ पे एक क्लिनिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा डिस्कस की जाती है एंड व्हाट इज दैट कि जब किसी पेशेंट को क्या होता है, जब किसी पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 एंड T4 की सीक्रेशन कम हो जाती है। T3 एंड T4 इनकी सीक्रेशन कम हो जाती है। अब इनकी सीक्रेशन क्यों कम होती है? थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है। अब सवाल ये है कि क्या जो हमारा TRH है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथायरॉयडिज्म में ये भी कम हो जाता है? आंसर इज नो।
हाइपोथायरॉयडिज्म में जो हमारा TRH है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है बिकॉज ये हमारे थायराइड ग्लैंड को बार बार स्टिमुलेट करता है कि भाई तुम्हें क्या हो गया है, तुम T3 एंड T4 क्यों नहीं बना रहे। दैट्स वाई हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 और हाइपोथायरॉयडिज्म में TRH की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अब ये स्टूडेंट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जब हाइपोथायरॉयडिज्म में TRH की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है, एंड आगे जाके जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो T3 एंड T4 तो नहीं बना रहा, बट TRH के जो रिसेप्टर्स हैं वो बेसिकली लैक्टोट्रॉप्स सेल्स के ऊपर भी है ना, तो फिर जो हमारा प्रोलैक्टिन है उसकी सीक्रेशन बढ़ती जाती है, प्रोलैक्टिन की सीक्रेशन बढ़ती जाती है। तो इससे ये होता है कि उस पेशेंट के अंदर मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, भले उसको प्रेगनेंसी है या नहीं है। दिस कंडीशन इज नोन एज गैलेक्टोरिया, ठीक है, दिस कंडीशन इज नोन एज गैलेक्टोरिया। गैलेक्टोरिया ये वो कंडीशन है जिसमें पेशेंट के अंदर एक्सेसिव मिल्क की प्रोडक्शन होती है, उसके ब्रेस्ट की निपल से मिल्क जो है ना वो बाहर की तरफ सीक्रेट हो रहा होता है हर वक्त, ठीक है। दिस कंडीशन इज नोन एज गैलेक्टोरिया। ये कब होती है कि जब हमारा प्रोलैक्टिन नॉर्मल से ज़्यादा लेवल में प्रोड्यूस हो रहा हो, ठीक है। एंड प्रोलैक्टिन की ये जो यू कैन से सीक्रेशन है ये कब होती है, इन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। तो द फीमेल्स विच आर अंडर दी इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म उनको गैलेक्टोरिया भी होता है, इनके अंदर एक्सेसिव मिल्क की प्रोडक्शन होती है, चाहे वो जो है ना उसी टाइम प्रेग्नेंट है या नहीं है, या ब्रेस्ट फीडिंग उस टाइम उसकी चल रही है या नहीं चल रही। देन वी हैव नेक्स्ट फैक्टर दैट इज CRH, जिसको हम कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं। जो CRH है ये 41 अमीनो एसिड से बना होता है एंड इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो कॉर्टिकोट्रॉप्स सेल्स के ऊपर होते हैं। तो इट मीन्स दैट द टारगेटेड सेल्स फॉर दी कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आर दी कॉर्टिकोट्रॉप्स, ठीक है। एंड इसका इफेक्ट क्या होता है कि ये स्टिमुलेट करता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की सीक्रेशन को, एंड जो हमारा ACTH है वो जाके एक्ट करता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स के ऊपर, ठीक है, एंड फिर हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। देन वी हैव द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज द GnRH, जिसको गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं। दिस इज द डेकापेप्टाइड बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ 10 अमीनो एसिड्स। अच्छा, इसके जो हमारे टारगेटेड सेल्स होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पे, दीज आर दी गोनेडोट्रॉप्स एंड ये स्टिमुलेट करता है सीक्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH which are related with the development of reproductive system and secretion of some important hormones like as estrogen, testosterone, ठीक है। Then we have next hypothalamic factor that is known as PIH, जिसको प्रोलैक्टिन इनहैबिटिंग हार्मोन भी कहते हैं, या इन अदर वर्ड्स PIH को आप डोपामीन भी कह सकते हैं। अब ये स्टूडेंट जो PIH या डोपामीन है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर रेगुलेटरी फैक्टर्स। वाई? बिकॉज अदर जो फैक्टर्स थे दे वर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, बट दिस इज दी कैटेकोलामीन बाय नेचर, ठीक है, दिस इज कैटेकोलामीन। एंड इसके जो टारगेटेड सेल्स होते हैं दीज आर दी लैक्टोट्रॉप्स, ये लैक्टोट्रॉप्स पर एक्ट करता है एंड प्रोलैक्टिन की सीक्रेशन को कम करता है एंड इससे मिल्क की प्रोडक्शन कम होती है। ये स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारे बॉडी का जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट स्टेट है, नॉर्मल स्टेट में बॉडी जो है ना हमारे प्रोलैक्टिन को कम रखती है, प्रोलैक्टिन की सीक्रेशन को स्टॉप करके रखती है, ठीक है, ताकि मिल्क की प्रोडक्शन जो है ना वो ना हो, ठीक है, मिल्क की प्रोडक्शन ना हो। फिर मिल्क की प्रोडक्शन इसको क्यों स्टॉप किया जाता है? बिकॉज अगर प्रोलैक्टिन हाई हो एंड मिल्क की प्रोडक्शन हो रही हो तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उस फीमेल के अंदर, लाइक उसको यू कैन से बिना नीड के उसके ब्रेस्ट में फिर मिल्क बनेगा। अगर बॉडी प्रोलैक्टिन को इनहिबिट नहीं करेगी तो एक वुमेन के अंदर बिना नीड के उसके अंदर मिल्क की प्रोडक्शन होगी। एंड जब प्रोलैक्टिन की सीक्रेशन हो रही होती है ना, मीन्स के प्रोलैक्टिन अगर स्टॉप नहीं होता तो इससे जो अदर रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं लाइक GnRH, लाइक LH, FSH, ये सप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। जब प्रोलैक्टिन हाई होगा तो हमारा जो LH एंड FSH है वो सप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। एंड जब अगर प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा ना किसी फीमेल में तो उसको फर्टिलिटी नहीं होगी, ठीक है, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है। तो दैट्स व्हाई नॉर्मली हमारी बॉडी जो है ना PIH या डोपामीन को प्रोड्यूस करके हमारे प्रोलैक्टिन को इनहैबिट करती है, ठीक है। बट प्रोलैक्टिन कब प्रोड्यूस होगा? जब हमें मिल्क प्रोडक्शन की ज़रूरत हो। अच्छा, अब मिल्क प्रोडक्शन कब होती है? मिल्क प्रोडक्शन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिल्क की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है एंड हमारा जो प्रोलैक्टिन है वो बनता है। अब सवाल ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो कैसे स्टिमुलेट होती है? बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हमारा एस्ट्रोजन होता है ना, एस्ट्रोजन वो लैक्टोट्रॉप सेल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, एंड फिर जो हमारा प्रोलैक्टिन है इसकी सीक्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है हमारा मिल्क
मिल्क प्रोडक्शन वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है। बट जैसे यू कैन से प्रेगनेंसी के बाद फीमेल की डिलीवरी होती है, ठीक है, तो डिलीवरी में ये होता है कि जैसे आई विल से डिलीवरी के बाद हमारा जो प्लेसेंटा बाहर आ जाता है, तो प्लेसेंटा के बाहर आने की वजह से ये होता है कि जो हमारा एस्ट्रोजन है वो कम हो जाएगा। जब एस्ट्रोजन कम हो जाएगा तो अब कौन है जो लैक्टोट्रप्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करे, ठीक है। तो फिर ये होता है कि डिलीवरी के बाद जब बेबी सक करता है ना, तो सकिंग से स्टिमुलस मिलता है हाइपोथैलेमस को, एंड इससे जो है इस सकिंग स्टिमुलस की वजह से जो लैक्टोट्रॉफ सेल्स हैं वो ग्रो हो रहे होते हैं एंड वो प्रोलैक्टिन को प्रोड्यूस करते हैं। तो ओनली इन दीज टू स्टेट्स जो हमारा प्रोलैक्टिन है इसकी सीक्रेशन हो रही होती है एंड मिल्क की प्रोडक्शन हो रही होती है। एक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो प्रोलैक्टिन है इसकी सीक्रेशन कौन करवाता है? एस्ट्रोजन, बिकॉज प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारा प्लेसेंटा होता है तो प्लेसेंटा से ज़्यादा एस्ट्रोजन बनता है, ज़्यादा एस्ट्रोजन लैक्टोट्रॉफ की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। आफ्टर डिलीवरी हमारा प्लेसेंटा तो निकल गया, फिर क्या होगा? फिर जब सकिंग स्टिमुलस मिलेगा हमारे हाइपोथैलेमस को, तो दैट सकिंग स्टिमुलस लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ लैक्टोट्रॉफ्स, इससे मिल्क प्रोडक्शन होगी। बाकी नॉर्मल स्टार्ट में हमारी बॉडी कोशिश करती है कि प्रोलैक्टिन को स्टॉप करके रखे ताकि एक फीमेल को बिना नीड के मिल्क की प्रोडक्शन हासिल ना हो। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। Yes, student, this slide is related with the histology of the anterior pituitary. कि anterior pituitary में जितने भी cells हैं, how these cells are looking and वो cells कौन सा stand जो है वो retain करते हैं, ठीक है। So these things we will discuss in this slide. अच्छा, सबसे पहले there is about the somatotrophs. अगर हम anterior pituitary में बात करें ना, तो anterior pituitary में जो सबसे ज़्यादा concentration में हमारे पास cells होते हैं, these are the somatotrophs. सोमैटोट्रॉफ्स 30 to 40% इन एंटीरियर पिट्यूटरी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके माइंड में होनी चाहिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी में जो सबसे ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं, दी सेल्स आर दी सोमैटोट्रॉफ्स एंड ये सेल्स 30 to 40% होते हैं। अच्छा, ये जो सोमैटोट्रॉफ्स होते हैं ना, दे आर एसिडोफिलिक सेल्स, दे आर एसिडोफिलिक। अब एसिडोफिलिक का क्या मतलब है? एसिडोफिलिक का मतलब ये है कि जब हम स्टैनिंग करते हैं ना एंटीरियर पिट्यूटरी के, तो ड्यूरिंग स्टैनिंग हम दो बेसिक काइंड ऑफ डाइज जो है वो यूज़ करते हैं। एक हम एसिडिक डाई यूज़ करते हैं, एंड दूसरा हम यूज़ करते हैं बेसिक डाई, अब ये स्टूडेंट ऐसे सेल्स जो एसिडिक डाई रिटेन करते हैं, ऐसे सेल्स को हम कहते हैं एसिडोफिलिक। अभी जो हमारे सोमैटोट्रॉफ्स हैं, दे आर दी एसिडोफिलिक सेल्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंड ये जो सोमैटोट्रॉफ सेल्स हैं ये सिंथेसाइज एंड सीक्रेट करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स को, जिससे क्या होती है हमारे बॉडी की जो मसल्स हैं, बोन्स हैं, इनकी ग्रोथ होती है। देन वी हैव अनदर काइंड ऑफ सेल्स हेयर, ठीक है। दीज सेल्स आर कॉर्टिकोट्रॉफ सेल्स एंड दीज आर अबाउट 20% इन कंसंट्रेशन। हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी में कॉर्टिकोट्रॉफ सेल्स ये 20% होते हैं, ठीक है। ये सेल्स होते हैं बेसोफिलिक। ये सेल्स क्या होते हैं? बेसोफिलिक मींस ड्यूरिंग स्टेनिंग ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ये सेल्स रिटेन करते हैं बेसिक डाई को, दैट्स वाई इन सेल्स को हम बेसोफिलिक सेल्स कहते हैं। एंड यह सेल्स सीक्रेट करते हैं एक स्पेसिफिक हार्मोन को, दैट इज दी ACTH, ठीक है, जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स के ऊपर जाके एक्ट करता है एंड सीक्रेशन करवाता है स्ट्रेस हार्मोन्स की। एक चीज़ और डियर स्टूडेंट कि जब हम स्टैनिंग करें ना एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है, सो ड्यूरिंग स्टैनिंग जो एसिडोफिलिक सेल्स होते हैं, एसिडोफिलिक सेल्स मीन जो एसिडिक डाई को रिटेन करते हैं, ठीक है। एसिडोफिलिक में हमारे पास सोमैटोट्रॉफ्स हैं और भी हमारे पास सेल्स होते हैं लाइक लैक्टोट्रॉफ्स, ये भी हमारे एसिडोफिलिक सेल्स हैं। तो जो एसिडोफिलिक सेल्स हैं मीन्स जो एसिडिक डाई को रिटेन करते हैं, तो आफ्टर द रिटेंशन ऑफ एसिडिक डाई ये सेल्स अपीयर होते हैं इन अ येलो कलर, ये सेल्स अपीयर होते हैं इन अ येलो कलर। एंड एक चीज़ और कि जो सेल्स बेसोफिलिक होते हैं, जो सेल्स बेसिक डाई को रिटेन करते हैं, तो आफ्टर दी रिटेनिंग ऑफ बेसिक डाई ये सेल्स पर्पल नज़र आते हैं हमें, ये सेल्स हमें माइक्रोस्कोप में पर्पल नज़र आते हैं, ओके जी। उसके बाद हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी में और कौन से सेल्स होते हैं? और होते हैं लैक्टोट्रॉफ्स, थायरोट्रॉफ्स एंड गोनेडोट्रॉफ्स। जो लैक्टोट्रॉफ्स होते हैं ये 10 to 20% कंसंट्रेशन में होते हैं। लैक्टोट्रॉफ्स अगेन दे आर एसिडोफिलिक सेल्स, ठीक है। क्यों एसिडोफिलिक है? बिकॉज ड्यूरिंग स्टैनिंग प्रोसेस दे विल रिटेन एसिडिक डाई, ठीक है, एंड इनसे प्रोलैक्टिन हार्मोन की सीक्रेशन होगी। थायरोट्रॉफ्स ये 3 to 5% इन कंसंट्रेशन होते हैं, ये बेसोफिल्स होते हैं, मीन्स दे विल रिटेन बेसिक डाई एंड इनसे कौन से हार्मोन की सीक्रेशन होगी? TSH। देन गोनेडोट्रॉफ्स ये 10 to 15% इन कंसंट्रेशन होते हैं, दे आर अगेन बेसोफिल्स मीन्स के ये बेसिक डाई को रिटेन करेंगे एंड पर्पल कलर में नजर आएंगे अंडर द माइक्रोस्कोप, एंड इनसे कौन से हार्मोन्स की सीक्रेशन होगी? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH। अब यू कैन सी हियर दिस इज द डायग्राम।
जहाँ पे आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के डिफरेंट सेल्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखें एसिडोफिल्स को हम अल्फा सेल्स कह रहे हैं, एंड जो सेल्स आपको येलो इन कलर या ऑरेंज इन कलर नजर आ रहे हैं, दीज आर दी एसिडोफिल्स, जिसमें हमारे पास सोमेटोट्रॉफ्स आ गए, हमारे पास लैक्टोट्रॉफ्स आ गए। देन बेसोफिल्स यहाँ पे देखें जो आपको पर्पल कलर में नजर आते हैं, उनको बेसोफिल्स कहते हैं। एंड बेसोफिल्स में हमारे पास कौन से सेल्स हैं? कॉर्टिकोट्रॉफ्स हैं, गोनेडोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। एंड हमारे पास एक ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनको हम क्रोमोफोब्स भी कहते हैं। क्रोमोफोब्स मीन्स जिनको क्रोम से नफरत होती है, रंग से नफरत। क्रोमो मीन्स कलर, फोब मीन्स हेड। ऐसे सेल्स जिनको कलर से नफरत होती है उनको क्रोमोफोब्स कहते हैं। ये वो सेल्स होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के जो अपने ऊपर स्टैंड रिटेन नहीं करते ड्यूरिंग स्टैंडिंग प्रोसेस। देन यहाँ पे आपको साइनोसॉइड्स भी नजर आ रहे हैं। साइनोसॉइड्स में ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, जो क्या करती हैं, ये साइनोसॉइड्स जितने भी हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में, उनको कलेक्ट करके सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऐड करती हैं। So that is about this slide. So now we are moving to our next slide. This slide is related with the explanation of growth hormone. Dear student, जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है इसको हम सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं, सोमैटोट्रोपिन। एंड ये जो ग्रोथ हार्मोन है सोमैटोट्रोपिन, ये प्रोड्यूस होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये प्रोड्यूस होता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंड दिस हार्मोन इज डूइंग दी ग्रोथ इन अवर बॉडी, ठीक है, बिकॉज ये प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ये हार्मोन बोन्स एंड मसल्स को मजीद डेवलप करता है, बोन्स एंड मसल्स की रिपेयरिंग करता है। ये हार्मोन सेल डिवीजन को फास्ट करता है। दैट्स व्हाई दिस हार्मोन इज कंसर्निंग विद द ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी। एंड ये जो हार्मोन है ये प्रोटीन हार्मोन है, बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ द अमाइनो एसिड्स। एंड हमारे ग्रोथ हार्मोन में ऑलमोस्ट 191 अमाइनो एसिड्स होते हैं। कितने होते हैं? 191 अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारे ग्रोथ हार्मोन में। एंड वो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सिंगल चेन में अरेंज होते हैं। दैट्स वाई इसको हम सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन भी कहते हैं। एंड दिस हार्मोन इज क्रूशियल फॉर टिश्यूज ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक रेगुलेशन। ओके जी, स्ट्रक्चर वाइज इसमें 191 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ओके जी, वो सिंगल चेन में एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं। एंड स्ट्रक्चर वाइज इस हार्मोन के अंदर 2 इंटरनल डाइसल्फाइड ब्रिजेस या डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। ये सुन, जो हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं ना, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स के बीच में होते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे जो हमारा सिस्टीन अमाइनो एसिड होता है विच इज अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, ठीक है। सो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज नोन एज डाइसल्फाइड बॉन्ड। एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो इस हार्मोन को स्टेबल रखता है, हार्मोन की जो फोल्डिंग है उसको ठीक करता है, 3D शेप इसकी मेंटेन रखता है, ठीक है। बट अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, दीज आर सो क्रूशियल बॉन्ड्स, अगर ये ब्रेक हो जाए ना तो इससे क्या होगा? ओनली विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स जो हमारा ये हार्मोन है इट कैन नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसकी शेप जो है वो आई विल से चेंज हो जाएगी, ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो अल्टीमेटली से क्या होगा? अगर हार्मोन फिर विद इट्स चेंज्ड शेप, अगर वो हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर सकता, ठीक है। दैट्स वाई अगर डाइसल्फाइड ब्रिजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो इस हार्मोन की स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं, फोल्डिंग को ठीक करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो हार्मोन है वो अपने रिसेप्टर्स के साथ अच्छे से बाइंड कर सके। नाउ इस हार्मोन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? तो इसका मॉलिक्यूलर वेट है 22,000 डाल्टन्स, बिकॉज प्रोटीन्स का जो वेट है उसको मेजर करते हैं मोस्टली डाल्टन्स में, तो इसका वेट ऑलमोस्ट बनता है 22,000 डाल्टन्स। अब उसके बाद इस हार्मोन की प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? अब डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है ना, ये हमारे ब्लड में फ्रीली सर्कुलेट नहीं करता, ठीक है, ये फ्रीली सर्कुलेट नहीं करता, ये अपने साथ प्रोटीन को बाइंड करके सर्कुलेट करता है। प्रोटीन के साथ बाइंड करके क्यों सर्कुलेट करता है? फ्रीली सर्कुलेट क्यों नहीं करता? बिकॉज अगर कोई हार्मोन हमारी बॉडी में फ्रीली सर्कुलेट करता है ना तो इससे उस हार्मोन को हमारी किडनी जल्दी रिमूव कर देती है। तो वो हार्मोन अगर प्रोटीन के साथ बाइंड करके सर्कुलेट करता है विद इन ब्लड तो किडनी उसको जल्दी यू कैन से रिमूव नहीं करती। तो दैट्स वाई हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो एक प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, एंड दैट प्रोटीन इज ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन। इस प्रोटीन के साथ बाइंड करके
50% कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन जो है वो इस फॉर्म में सर्कुलेट करता है। जैसे आप लोग अपनी बंदी के साथ घूमते हो, ठीक है, अपने बंदे के साथ घूमते हो ताकि आपको अच्छा फील हो, तो इन सेम मैनर हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो भी अपनी बंदी के साथ बाइंड करके घूमता है। दैट बंदी इज नोन एज ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड इससे ये होता है कि जो इसकी हाफ लाइफ है ना वो बढ़ जाती है। देखो भाई, हार्मोन की हाफ लाइफ बढ़ी है, अगर उसके साथ अपनी बंदी है, उसके साथ अपनी प्रोटीन है, तो आपकी क्यों नहीं बढ़ेगी? मतलब ये दिस इज लेसन फॉर यू पीपल। अगर आप अकेला घूमोगे, ठीक है, अकेला रहोगे तो बोर हो जाओगे, आपकी हाफ लाइफ कम हो जाएगी। बट अगर आप पेयर में घूमोगे तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपकी हाफ लाइफ बढ़ जाएगी। अगर आपको यूनिवर्सिटी में 3 आवर्स स्टे करना है, अगर आप अपने बंदे के साथ होंगे, बंदी के साथ होंगे, तो यू विल रिटर्न कैन फॉर दी 7 to 8 आवर्स। ओके, सो दैट्स वाई जब ये हमारा हार्मोन ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करता है तो इसकी हाफ लाइफ बढ़ जाती है एंड ये तकरीबन 20 मिनट्स तक इसकी हाफ लाइफ हो जाती है। मीन के अगर ये ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ, ठीक है, तो आफ्टर द 20 मिनट्स इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हाफ हो जाएगी। अब उसके बाद जब ये ब्लड में सर्कुलेट करेगा तो अल्टीमेटली जाके ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। सो अब इसका रिसेप्टर का मैकेनिज्म क्या है कि जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, जिनको हम GH रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है, वो हमारे ट्रांस मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंड होते हैं, ठीक है। तो जब वो हमारा ग्रोथ हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है ना, तो सबसे पहले पता है ये क्या करता है? ये सबसे पहले अपने रिसेप्टर की डायमराइजेशन करता है, रिसेप्टर को डायमराइजेशन करता है रिसेप्टर की। अब व्हाट इज मीन बाय द डायमराइजेशन ऑफ अ रिसेप्टर? सपोज करते हैं कि दिस इज आवर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। सपोज करते हैं दिस इज रिसेप्टर 1, दिस इज रिसेप्टर 2 एंड दिस इज रिसेप्टर नंबर 3। ओके जी, सपोज करते हैं हमारे पास ग्रोथ हार्मोन आ गया। ग्रोथ हार्मोन आने के बाद ये क्या करता है? जैसे ही इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है ना, तो ये रिसेप्टर्स को जोड़ देता है, जो रिसेप्टर्स को कनेक्ट कर देता है, ठीक है, उनको एक सिंगल रिसेप्टर की शक्ल में जो है ना जोड़ लेता है, ठीक है। तो जब ग्रोथ हार्मोन इन रिसेप्टर्स के करीब आएगा तो पहले रिसेप्टर्स अलग अलग थे, R1 R2 अलग थे, बट जब जैसे हमारा ये हार्मोन आता है तो ये दो रिसेप्टर्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। तो इससे होता क्या है? इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। एंड इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं डायमराइजेशन, ठीक है। डायमराइजेशन मींस जब दो रिसेप्टर्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, टू रिसेप्टर्स बिहेव एज अ सिंगल रिसेप्टर, दिस प्रोसेस इज नोन एज डायमराइजेशन। ये कौन करेगा? हमारा ग्रोथ हार्मोन करेगा। अच्छा, जब डायमराइजेशन हो गई तो अब क्या होगा? जब डायमराइजेशन हो गई ना, तो फिर हमारा एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, जिस एंजाइम को हम कहते हैं JAK2 एंजाइम। इसको क्या कहते हैं हम? इस एंजाइम को हम कहते हैं JAK2। JAK2 का फुल फॉर्म क्या होता है? जेनस काइनेज 2। ये जो जेनस काइनेज 2 एंजाइम है, ये जैसे ये एक्टिवेट हो गया आफ्टर दी डायमराइजेशन, फिर ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है एंड उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं स्टेट प्रोटीन्स। स्टेट प्रोटीन्स। अब स्टेट का क्या मकसद होता है? इसका मतलब होता है सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सिंगल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, ये प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, ये एक्टिवेट होती हैं आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ द JAK2। अच्छा, JAK2 की एक्टिवेशन से जब ये प्रोटीन्स एक्टिवेट होती हैं तो ये प्रोटीन्स जाके जीन को मैसेज देती हैं कि भाई ये हार्मोन आया है एंड इसने ये हमें पैगाम दिया है, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? तो फिर जीन जो है वो मैसेज जो है ना यू कैन से रिसीव करेगा, फिर हमारी बॉडी में न्यू प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी, सेल डिवीजन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, इट मीन्स ग्रोथ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो एक्ट करता है। सबसे पहले आएगा रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा, पहले दोनों रिसेप्टर्स अलग होते हैं, जब इनके साथ ग्रोथ हार्मोन आएगा दोनों रिसेप्टर्स मिल जाएंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज डायमराइजेशन। जब रिसेप्टर्स की डायमराइजेशन होती है तो इससे एक एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसको JAK2 मीन्स जेनस काइनेज 2 एंजाइम जिसको कहते हैं वो एक्टिवेट होता है एंड दिस विल एक्टिवेट स्टेट प्रोटीन्स मीन्स सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। जब ये प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाती हैं तो दे विल सेंड मैसेज टू आवर जीन, ठीक है। देन जो है हमारे पास विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन न्यू प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी एंड द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन फास्ट हो जाएगा। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड हियर। नाउ अबाउट द रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन। कि ग्रोथ हार्मोन की जो सीक्रेशन होती है उसको किस तरह से रेगुलेट किया जाता है, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है।
अब डियर स्टूडेंट, जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है जी। एंड इसके लिए जो रिलीजिंग फैक्टर्स हैं वो कहाँ से आते हैं? हाइपोथैलेमस से आते हैं। तो इट मीन्स दैट इसकी जो अल्टीमेट कंट्रोल है वो हमारे बोस के पास है, एंड हमारा बोस यहाँ पे कौन है? हाइपोथैलेमस है। अब डियर स्टूडेंट, जो ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है ये कंटिन्यूस मैनर में सीक्रेट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सपोज करते हैं कि हमारा ग्रोथ हार्मोन 1 घंटा सीक्रेट हुआ तो 1 मिनट से लेकर 60 मिनट तक सीक्रेट होता रहा। इस तरह से कंटिन्यूस सीक्रेशन नहीं होती हमारे ग्रोथ हार्मोन की, बल्कि ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन होती है आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। मीन्स के सपोज करते हैं 1 मिनट से लेके 10 मिनट तक वो सीक्रेट होगा, तो अगली फेज में ये होगा कि 10 से 20 तक ये सीक्रेट नहीं होगा, फिर 20 से 30 तक ये सीक्रेट होगा, फिर 30 से लेकर 40 तक ये सीक्रेट नहीं होगा। तो इस तरह की सीक्रेशन होती है हमारे ग्रोथ हार्मोन की, जिसको सोमैटोस्टैटिन भी कहते हैं और सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। सो दैट्स व्हाई ग्रोथ हार्मोन की जो सीक्रेशन है दैट इज नॉट इन अ कंटिन्यूस मैनर बट दैट इज इन अ रेगुलर इंटरवल। दैट्स व्हाई इसकी जो सीक्रेशन है दैट इज अ पल्सटाइल सीक्रेशन, दैट इज अ पल्सटाइल सीक्रेशन। तो ये पल्सटाइल वर्ड आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है जी। तो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन इज व्हाट? दैट इज अ पल्सटाइल। ओके जी। हमारी बॉडी में ये कब ज़्यादा प्रोड्यूस होगा? कब ज़्यादा प्रोड्यूस होगा? तो डियर स्टूडेंट, जब हम स्लीप नींद में होते हैं ना, तो नींद के वक्त हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज़्यादा सीक्रेट हो रहा होता है। अब हमारी जो नींद है स्लीप, ये 2 किस्म की होती है। एक होती है हमारे पास रैम स्लीप, एक होती है हमारे पास रैम स्लीप, एंड दूसरी होती है हमारे पास नॉन रैम स्लीप। ओके जी। नॉन रैम स्लीप एंड रैम स्लीप में यह डिफरेंस होता है। जो रैम स्लीप है ना, ये हमारे पास ऐसी नींद होती है जिसमें हमें ड्रीम्स ज़्यादा आते हैं। हमारा इस नींद में ऐसा होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा यू कैन से अपनी एक्टिविटी को स्लो डाउन नहीं करता है इन दिस नींद। इसमें आपको ड्रीम्स आते हैं, इसमें आपकी जो आईज होती है ना वो सर्कुलेट कर रही होती हैं अंडर दी आईलिड्स, ठीक है। तो ऐसी नींद जिसमें आपको ड्रीम्स आते हैं, जो आपकी ज़्यादा गहरी नींद नहीं होती, ड्रीमी नींद होती है, उसको रैम स्लीप कहते हैं। एंड नॉन रैम स्लीप वो होती है, ये वो नींद होती है जिसमें आपका ब्रेन अपनी एक्टिविटी को बिल्कुल स्लो डाउन कर देता है, एंड इस नींद में आपको कोई ड्रीम्स नहीं आते, ठीक है। दिस नींद इज नोन एज नॉन रैम स्लीप। नॉन रैम स्लीप इज मोर इंपॉर्टेंट, बट जो रैम स्लीप है दैट इज नॉट अ मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब भी हम कोई सेडेटिव ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, लाइक कोई भी सेडेटिव ड्रग है फॉर द पर्पज ऑफ स्लीप, फॉर द पर्पज ऑफ सेडेशन सुकून, या फॉर द पर्पज ऑफ यू कैन से डिप्रेशन एंग्जाइटी, तो ऐसी ड्रग से जो हमें नींद आती है ना वो मोस्टली रैम स्लीप होती है। उन नींद में आपको ड्रीम्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है। सो ऐसी नींद से आपको ज़्यादा सुकून नहीं होता, ऐसी नींद में आपकी बॉडी ज़्यादा ग्रो नहीं करती, बिकॉज रैम स्लीप में आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो सीक्रेट नहीं हो रहा होता, ठीक है जी। रैम स्लीप में ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन कम होती है, बट जो नॉन रैम स्लीप है जिसमें आपको ख्वाब नहीं आता है, ठीक है, आपका ब्रेन उसमें ज़्यादा वॉश आउट होता है, आपको ज़्यादा सुकून मिलता है, दैट इज नॉट एज नॉन रैम स्लीप। एंड इस स्लीप में आपका जो जी लिम्फेटिक सिस्टम है वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है, जी लिम्फेटिक सिस्टम। ये जी लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है कि डियर स्टूडेंट, जब भी हम नींद करते हैं ना, होता क्या है, जब हम अभी देखिए मैं काम कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो अभी मेरा आई विल बी मेंटली फटीग आफ्टर 1 आवर, ठीक है, मैं मेंटली फटीग हो जाऊंगा, बिकॉज जब मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, अभी लेक्चर बना रहा हूँ, तो मेरे ब्रेन के अंदर फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड वो फ्री रेडिकल्स मेरे ब्रेन को फटीग करते जा रहे हैं, ठीक है। अब जब मैं आफ्टर 2 आवर्स नींद करूंगा, सो जाऊंगा, तो सोने से क्या होगा कि वो जितने भी मेरे फ्री रेडिकल्स मेरे ब्रेन में पैदा हुए हैं उन सबको वॉश आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जी लिम्फेटिक सिस्टम। फिर मुझे मेरा जो मेंटल फटीग है वो खत्म हो जाएगा, मुझे सुकून मिल जाएगा, ठीक है। एंड जी लिम्फेटिक सिस्टम है जो आपके फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है आपके ब्रेन से, ठीक है। ये ज़्यादा जी लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है ड्यूरिंग नॉन रैम स्लीप, एंड जी लिम्फेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन लाजमी है अगर आप परसिस्टेंटली काम करते जा रहे हो, ठीक है, मीन्स कि आपके ब्रेन में फ्री रेडिकल्स बनते जा रहे हैं, आप मेंटली फटीग हो रहे हो, तो ऐसे वो जो फ्री रेडिकल्स होंगे दे कैन यू कैन से डैमेज योर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो इसलिए आफ्टर वर्किंग यू हैव टू टेक रेस्ट एंड स्लीप आपको लाजमी यू कैन से ऐड करनी चाहिए इनटू योर स्केड्यूल, सो दैट के जो आपके माइंड में, आपके ब्रेन में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं उनको हम क्या कर सकें, उनको हम डैमेज कर सकें। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रोथ हार्मोन की जो सीक्रेशन है दैट इज पल्सटाइल, एंड ये पीकिंग पे कब होता है, जब हम नॉन रैम स्लीप में होते हैं। एंड उसकी कौन सी स्टेज? 3rd एंड 4th स्टेज। जो नॉन रैम स्लीप है ना, ऐसी नींद जिसमें आपको ख्वाब नहीं आते, ठीक है। तो ये जो हमारी नॉन रैम स्लीप है इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज 1 होती है, स्टेज 2 होती है, स्टेज 3 होती है, एंड स्टेज 4 होती है। जो स्टेज 1 होती है वो कच्ची नींद होती है, ठीक है। जो स्टेज 2 है वो भी थोड़ी सी कच्ची नींद होती है, बट नॉन रैम स्लीप की जो स्टेज 3 एंड स्टेज 4 है वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद होती है, ठीक है। सो नॉन रैम स्लीप की जो स्टेज 3 एंड 4 है इसमें आपका जो ग्रोथ हार्मोन है इसकी सीक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, एंड देन इसको कंट्रोल किया जाता है बाय द ड्यूअल हाइपोथैलेमिक इनपुट।
अब नाउ इस हार्मोन के स्टिमुलेटरी फैक्टर्स कौन से हैं, कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन स्टिमुलेट होती है, बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हाइपोग्लाइसीमिया। जब आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल कम हो जाती है, शुगर की लेवल कम हो जाती है, आपने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया होता, सो एट दैट टाइम हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है इसकी सीक्रेशन को स्टिमुलेट किया जाता है, बिकॉज के जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है वो फैट को ब्रेक डाउन करेगा एंड बॉडी को एनर्जी देगा। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसीमिया में आपका ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। डिक्रीज्ड फ्री फैटी एसिड्स, अगर आपके ब्लड में फ्री फैटी एसिड्स कम है, ठीक है, एंड बॉडी को एनर्जी की नीड है, तो वंस अगेन हमारा ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होगा एंड वो क्या करेगा, बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है उसको ब्रेक डाउन करेगा एंड आपको एनर्जी देगा। सेम थिंग विल बी रिपीटेड इन केस ऑफ स्टारवेशन एंड फास्टिंग। इसी टाइम में भी आपको एनर्जी की जरूरत होती है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, क्या करेगा, फैट को रिलीज करवाएगा। ओके जी, एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है कि आपकी जो मसल्स है उनमें माइक्रो इंजरीज आती हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज के बाद ये होता है कि आपको जो मसल्स है ना, जो माइक्रो इंजरीज आई हैं आपके मसल्स में, उनको रिपेयर करना होता है। तो रिपेयर करने के लिए आपका जो ग्रोथ हार्मोन इसकी सीक्रेशन को बढ़ाया जाता है ताकि वो जो माइक्रो इंजरीज हैं वो उनको हील किया जा सके। डीप स्लीप इसमें सबसे ज्यादा पीक यू कैन से ऑब्जर्व की जाती है हमारे ग्रोथ हार्मोन की। ठीक है, ट्रॉमा में भी आपको इंजरी होती है, तो उस इंजरी को हील करने के लिए आपको ग्रोथ हार्मोन की जरूरत होती है, बिकॉज ग्रोथ हार्मोन जो है वो हीलिंग के प्रोसेस को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। देन स्ट्रेस में हमारी बॉडी जो है वो फिर रेस्ट मोड में चली जाती है, चलने का सोचती है, तो फॉर दैट पर्पज आफ्टर स्ट्रेस आपको ग्रोथ हार्मोन की नीड होती है ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी मिले एंड आपकी बॉडी फिर रेस्ट वाली कंडीशन में आ जाए। जिरेलिन, दिस इज द हार्मोन ऑफ द हैंगर, ये भूख वाला हार्मोन होता है जो आपको भूख प्रोड्यूस करता है, करके देता है। ठीक है, एंड जब अगर ये प्रोड्यूस हो रहा है मीन्स कि आपको भूख हो रही है, भूख महसूस हो रही है, आपको एनर्जी की नीड है, तो आपका ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो सकता है जो आपके बॉडी के अंदर स्टोर्ड फैट को ब्रेक डाउन करे एंड आपको एनर्जी दे। उसके बाद इसके इनहैबिटरी फैक्टर्स कौन से हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन की जो सीक्रेशन है वो कम हो जाती है। हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया, अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा है, ठीक है, तो आपकी बॉडी फील करेगी कि भाई अब हमको जो है ना फैट को ब्रेक डाउन करने की कोई नीड नहीं है, दैट्स वाई आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन कम हो जाएगी। ओके जी, एलिवेटेड फ्री फैटी एसिड्स, अगर आपके ब्लड के अंदर फ्री फैटी एसिड्स ज़्यादा हैं तो बॉडी को नीड ही नहीं होगी फैट को ब्रेक डाउन करने की, दैट्स वाई आपके बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन को इनहैबिट किया जाता है। ओबेसिटी, ओबेस पर्सन में जो यू कैन से ग्रोथ हार्मोन है इसकी पल्सेस को बहुत रेयरली ऑब्जर्व किया जाता है, कम ऑब्जर्व किया जाता है, एंड यही रीज़न होता है कि ओबेस पर्सन को नींद कम आती है, बिकॉज उनके अंदर जीएच की पल्सेस कम होती हैं एंड जीएच की पल्सेस का इनडायरेक्ट ताल्लुक हमारी नींद के साथ होता है। सोमैटोस्टेटिन अगर ये प्रोड्यूस होगा तो इससे जीएच हार्मोन की सीक्रेशन कम होगी, बिकॉज दे हैव इनहिबिटरी इफेक्ट फॉर ईच अदर। एक्सोजीनस जीएच मीन्स कि अगर आप ग्रोथ हार्मोन को दे रहे हो बाय दी कोई एक्सोजीनस मेथड लाइक इंजेक्शन, अगर आपने किसी बंदे को इंजेक्शन के थ्रू जीएच हार्मोन दे दिया तो आपका यू कैन से ब्रेन फील करेगा कि भाई हमारे ब्लड के अंदर ऑलरेडी जीएच ज़्यादा है, तो फिर जो हमारा ब्रेन का नेचुरल जीएच है उसका जो सीक्रेशन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जब तक आपका जो एक्सोजीनस जीएच है वो कम ना हो तब तक आपका जो नेचुरल जीएच है ब्रेन से जो प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। एजिंग के साथ जीएच की सीक्रेशन कम हो जाती है एंड यही रीज़न है कि विद एजिंग जो नींद है बंदों को वो कम आती है। ठीक है, एक दिन हमने भी इसी फेज में लाजमी चलना है, तो जब एजिंग में यू कैन से ग्रोथ हार्मोन की जो पल्सेशंस हैं वो कम होती हैं तो उन बंदों के अंदर यू कैन से रिपेयरिंग काइंड ऑफ प्रोसेस जो होता है वो कम होता है। ठीक है, मसल मास की जो डेवलपमेंट है उनके अंदर वो कम होती है। ठीक है, उनकी हाइट नहीं बढ़ती बिकॉज ग्रोथ हार्मोन की पल्सेस बिल्कुल कम हो जाती हैं। उसके बाद इसका फीडबैक कंट्रोल कैसे है, मीन्स कि अगर सपोज करते हैं हमारे ब्लड के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है, ठीक है, या कम है, तो उसको किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो। हमारे पास IGF-1 होता है। IGF-1 मीन्स इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। जो IGF-1 है ये प्रोड्यूस होता है हमारे लिवर में। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, हमारे लिवर में। कब प्रोड्यूस होता है, जब हमारे ब्लड के अंदर ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है ना, एंड जब वो लिवर के पास जाता है तो लिवर जो है अल्टरनेटिवली IGF-1 को प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। एंड IGF-1 जो होते हैं ना ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं हमारे पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी के जो सोमैटोट्रॉफ्स सेल्स हैं उनको कहते हैं कि भाई ग्रोथ हार्मोन अब बढ़ गया, ठीक है, अब इसको ज़्यादा प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो सोमैटोस्टैटिन को रिलीज करता है, फिर ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन जो है वो कम हो जाती है। मीन्स के ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन को कंट्रोल में रखने के लिए हमारे लिवर से IGF-1 प्रोड्यूस होता है, मीन्स इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, एंड दे विल कंट्रोल इन अ नेगेटिव मैनर द सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। उसके बाद इस डायग्राम में क्या शो किया गया है, आपका हाइपोथैलेमस शो किया गया है। ठीक है, फिर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड शो किया गया है। ठीक है, कि किस तरह से इनकी सीक्रेशन होती है, फिर कौन कौन से ऑर्गन इसको रेगुलेट करते हैं, लाइक जहाँ पे जिरेलिन लिखा हुआ है, ठीक है, विच इज़ प्रोड्यूसिंग फॉर दी हंगर पर्पज, वो ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, यहाँ पे लिवर लिखा हुआ है जो प्रोड्यूस करेगा
IGF-1 को, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स को, ठीक है जी। फिर अल्टीमेट एक्शन आपके बोन्स के एंड्स पर होगा, ठीक है, आपकी ग्रोथ होगी, टिश्यूज़ का रिपेयरिंग प्रोसेस, हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। सो दीज आर सो बेसिक काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच आर मेंशन्ड इन दिस डायग्राम। सो नाउ वी आर शिफ्टिंग टू अवर नेक्स्ट डायग्राम हेयर। अच्छा, डायरेक्ट मेटाबॉलिक एक्शंस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन को अगर हम डिस्कस करें, ये स्टूडेंट जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है, हम तो ये समझ लेते हैं कि ये हमारी हाइट वाला हार्मोन है। इसी हार्मोन की वजह से हमारी हाइट बढ़ती है। तो ये स्टूडेंट बिल्कुल हाइट तो बढ़ाता है, बट ये सिर्फ हाइट वाला हार्मोन नहीं है। इस हार्मोन का जो मेन मिशन होता है वो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है। आपको पता है कि इसका एक यू कैन से इसके बारे में एक बहुत कॉमन सेंटेंस जो यूज़ किया जाता है फॉर द ग्रोथ हार्मोन। व्हाट इज दैट सेंटेंस? कि हमारा ग्रोथ हार्मोन कहता है कि भाई प्रोटीन को बनाओ, ठीक है, प्रोटीन को बनाओ, प्रोटीन को बनाओ, ठीक है, फैट को जलाओ, फैट को जलाओ, ठीक है, एंड साथ में ग्लूकोज को बचाओ, ग्लूकोज को बचाओ। ये मिशन होता है हमारे ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा यू कैन से फेमस सेंटेंस है जो उसके लिए यूज़ होता है कि प्रोटीन को बनाओ, फैट को जलाओ एंड ग्लूकोज को बचाओ। दिस इज द मोस्ट कॉमन सेंटेंस विच इज़ यूज्ड फॉर द ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, तो सबसे पहले दिस इज रिलेटेड विद दी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कि ये प्रोटीन के लिए एक एनाबॉलिक इफेक्ट जनरेट करता है, बिकॉज प्रोटीन के लिए यू हैव टू नीड फॉर दी अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये इन्हांस करता है अमाइनो एसिड्स की ट्रांसपोर्ट को अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन्स। इससे प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो बढ़ जाती है, एंड ये आरएनए की जो ट्रांसलेशन है उसको इंक्रीज कर देता है, बिकॉज ड्यूरिंग प्रोटीन फॉर्मेशन डीएनए से आरएनए बनती है, ठीक है, एंड देन आरएनए से हमारी प्रोटीन बनती है, ठीक है। सो आरएनए की जो हमारे पास और ट्रांसक्रिप्शन है, देन इसकी जो ट्रांसलेशन है, मींस आरएनए से प्रोटीन बनना, दिस इज द ट्रांसलेशन, ठीक है। सो आरएनए की जो ट्रांसलेशन है उसको भी इंक्रीज करता है, मींस के हमारा जो राइबोसोम्स है उसको भी इनडायरेक्टली स्टिमुलेट किया जाता है ताकि यू कैन से प्रोटीन बने, ठीक है। एंड ये प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म को डिक्रीज करता है, ठीक है। मींस के समटाइम जो है ना बॉडी क्या करती है, समटाइम बॉडी हमारी जो है प्रोटीन को तोड़ती है, प्रोटीन को तोड़ के उससे एनर्जी बनाती है, एंड हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो सबको रोकता है कि भाई तुम क्यों प्रोटीन को तोड़ रहे हो, क्यों प्रोटीन से एनर्जी बना रहे हो, यू हैव टू बर्न दी फैट, आपको फैट को जलाना है। तो फैट को जलाता है, प्रोटीन को बचाता है, ठीक है। दिस इज मैन मिशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। तो दैट्स वाई अवर ग्रोथ हार्मोन हैज एनाबॉलिक इफेक्ट फॉर द प्रोटीन्स। और फैट के लिए इसका लिपोलाइटिक इफेक्ट होता है, बिकॉज ये फैट को जलाता है, फैट को जलाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसरॉल। फैट जो है वो ट्राइग्लिसरॉल की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होती है, एंड ट्राइग्लिसरॉल की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होती है अंडर दी विच टिश्यूज, अंडर दी एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज के नीचे ट्राइग्लिसरॉल की फॉर्म में हमारी फैट स्टोर होती है। हमारा ग्रोथ हार्मोन इस ट्राइग्लिसरॉल को कन्वर्ट करता है, किसमें? ट्राइग्लिसरॉल को कन्वर्ट करता है हमारे यू कैन से ग्लाइसिरोल में एंड फैटी एसिड्स में, फिर जब फ्री फैटी एसिड्स हमारे ब्लड में आ जाती हैं तो उन फैटी एसिड्स को तोड़ के इसे एनर्जी बनाई जाती है, ठीक है। सो दिस इज मैन इफेक्ट ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। सो इट इंक्रीजेज द मोबिलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यूज, शिफ्टिंग बॉडी एनर्जी यूटिलाइजेशन टुवर्ड्स फैट ऑक्सीडेशन। समटाइम हमारी बॉडी ग्लूकोज प्रोटीन को तोड़ती है, उससे एनर्जी लेती है, ठीक है, बट ये चीज़ प्रिवेंट की जाती है बाय द एक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। तो इन वन वर्ड यू कैन से कि ग्रोथ हार्मोन का फॉर द फैट्स which kind of effect is observed, the lipolytic effect is observed for the fats. So now for the carbohydrates के लिए जो इसका effect होता है that is the diabetogenic effect, ठीक है। डायबिटोजेनिक इफेक्ट क्यों? बिकॉज ये जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है ना, ये इनडायरेक्टली डायबिटीज़ को प्रमोट करता है, क्यों करता है? बिकॉज मैंने आपको पहले बताया कि हमारा ग्रोथ हार्मोन क्या कहता है, ये कहता है कि भाई ग्लूकोज को बचाओ, मीन्स के ग्लूकोज जो है वो ब्लड में रहना चाहिए। नॉर्मली देखें हमारे बॉडी में जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है वो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को ब्लड से निकाल के उस ग्लूकोज को कहाँ पे स्टोर करता है? सेल्स में जाके ग्लूकोज को क्या करता है? स्टोर करता है। तो इससे जो होता है कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल कम हो जाती है, ओके जी। बट हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो ये कहता है कि जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर नहीं जाना चाहिए, एंड वो जो ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। एंड दिस इफेक्ट विल लीड्स टू दी डायबिटीज। दैट्स वाई हमारे ग्रोथ हार्मोन का डायबिटोजेनिक इफेक्ट या एंटी इंसुलिन इफेक्ट होता है फॉर दी ग्लूकोज। सो दिस थिंग इज रिटन हियर कि ये डिक्रीज करता है पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक को इन दी मसल्स,
ठीक है, एंड फैट एंड इंक्रीज द हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, बिकॉज ये एक तो पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक को डिक्रीज कर रहा है, मीन सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जाना चाहिए, एंड साथ में हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स के हमारे लिवर को कहता है कि भाई तुम नए सोर्सेज से लाइक कोलेस्ट्रॉल से, फैटी एसिड से ग्लूकोज बनाओ, एंड वो ग्लूकोज भी आके ब्लड में आ जाता है। इससे जो है ना यू कैन से डायबिटीज हो सकती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, मीन्स के इंसुलिन प्रोड्यूस होगा बट सेल्स जो है वो इंसुलिन की बात नहीं मानेंगे। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स दिस हैज अ डायबिटोजेनिक इफेक्ट। नाउ वी आर शिफ्टिंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, तो अभी हम डिस्कस करते हैं ग्रोथ एक्शंस एंड रोल ऑफ IGF-1, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ग्रोथ हार्मोन जिसके बारे में हम कहते हैं कि भाई इसकी वजह से हमारे जो बॉन्ड्स हैं उनकी लेंथ इंक्रीज होती है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम ऐसा कहेंगे तो ये बात हमारी इनकम्प्लीट होगी, कंप्लीट नहीं है, बिकॉज हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है इसका एक्शन ये नहीं होता कि ये डायरेक्टली जाके बॉन्ड्स की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करे, ठीक है। इट कैन नॉट इंक्रीज द लेंथ ऑफ बॉन्ड्स डायरेक्टली, बट ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन लिवर में जाता है, ग्रोथ हार्मोन लिवर में जाता है, एंड लिवर में जाने के बाद वहाँ पे प्रोड्यूस करता है IGF-1 को, मीन्स के इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 लिवर में इसको प्रोड्यूस करता है, जिसको हम सोमैटोमेडिन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो सोमैटोमेडिन है फिर ये ग्रोथ करवाता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि ग्रोथ हार्मोन डज नॉट डायरेक्टली कॉज लीनियर बोन ग्रोथ, इट्स ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्शंस आर मीडिएटेड इनडायरेक्टली वाया इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स 1, जिसको IGF-1 भी कहते हैं, जिसको हम सोमैटोमेडिन C भी कहते हैं। एंड ये सोमैटोमेडिन C सिंथेसाइज होता है प्रीडोमिनेंटली इन द लिवर, या इसका कुछ अमाउंट किडनीज में भी सिंथेसाइज होता है, इसका कुछ अमाउंट हमारे मसल्स में भी सिंथेसाइज होता है। अच्छा, जैसे IGF-1 बनता है, कहाँ पे बनता है मोस्टली, ये बनता है हमारे लिवर में। अब ये करता क्या है, IGF-1 एंड्स ऑफ बोन के ऊपर आता है, यू कैन सी हियर दीज आर द एंड्स ऑफ बोन, एंड एंड्स ऑफ बोन पे क्या होती है, ग्रोथ प्लेट होती है या एपिफाइजल प्लेट होती है। तो ये जो ग्रोथ प्लेट है या एपिफाइजल प्लेट, इसमें कौन से सेल्स होते हैं, यहाँ पे होते हैं कार्टिलेज के सेल्स होते हैं, ओके जी, ग्रोथ प्लेट में या एपिफाइजल प्लेट में। अब होता क्या है, जैसे IGF-1 यहाँ ग्रोथ प्लेट तक पहुँचता है तो यहाँ पे जो कॉन्ड्रोसाइट्स मौजूद है ना, उन कॉन्ड्रोसाइट्स को ये करता है स्टिमुलेट, कार्टिलेज के जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं, ठीक है, उनको स्टिमुलेट करता है, ठीक है जी, स्टिमुलेट करता है। फिर आफ्टर दिस स्टिमुलेशन क्या होता है कि वो सेल्स अपनी सेल डिवीजन को स्टार्ट कर देते हैं एंड वो नए कार्टिलेज के सेल्स बना देते हैं। जब हमारे पास न्यू कार्टिलेज सेल्स बन गए, ठीक है, न्यू कार्टिलेज सेल्स बन गए, तो फिर यहाँ पे एक्शन होता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स का, एंड ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स इन न्यू कार्टिलेज सेल्स को या न्यू कॉन्ड्रोसाइट्स को ये ऑस्टियोब्लास्ट कन्वर्ट करता है किसमें, बोन सेल्स में, बिकॉज ऑस्टियोब्लास्ट बोन मैट्रिक्स को सीक्रेट करता है। बोन मैट्रिक्स में क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है। तो न्यू कार्टिलेज सेल्स जैसे बनते हैं तो ऑस्टियोब्लास्ट आके क्या करता है, ये यहाँ पे आके बोन मैट्रिक्स को सीक्रेट करता है एंड इन न्यू कॉन्ड्रोसाइट्स को कन्वर्ट करता है किसमें, बोन्स में। एंड इस तरह से ये जो हमारा बोन है फिर अपनी लेंथ को इंक्रीज करता है एंड इस तरह से ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर आप देखें कि एपिफाइजल बोन ग्रोथ ये किस तरह से हो रही है, ठीक है, कि IGF-1 स्टिमुलेट करता है कॉन्ड्रोसाइट प्रोलिफरेशन को, ठीक है, मीन्स के उनको स्टिमुलेट करता है, फिर वो अपने सेल डिवीजन को स्टार्ट करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, एंड देन डिपोजिशन ऑफ न्यू कार्टिलेज होती है। जब न्यू कार्टिलेज की डिपोजिशन होती है, देन ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं वो बोन मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करते हैं, कहाँ पे, एपिफाइजल प्लेट्स पे। फिर वो वहाँ पे जो न्यू कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, बोन में। इस तरह से एपिफाइजल जो बोन्स हैं उनकी ग्रोथ होती है। एंड ये स्टूडेंट, इस होल प्रोसेस को आपको पता है हम क्या कहते हैं, इस होल प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। क्या कहते हैं, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, बिकॉज कार्टिलेज के सेल्स से हमारा बोन बना है, ठीक है जी। सो दिस इज एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, एंड ये एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन
जो है ना ये आफ्टर दी प्यूबर्टी ख़त्म हो जाती है, बिकॉज फिर जो है ना अगर मतलब एज बढ़ गई है तो फिर ये होगा कि जो हमारी यहाँ पे ग्रोथ प्लेट थी, ठीक है, जिसके कार्टिलेज के सेल्स डिवाइड कर रहे थे, प्रोलिफरेट कर रहे थे ड्यू टू एक्शन ऑफ IGF-1, ठीक है। बट अगर अडल्ट एज हो गई है ना, ठीक है, अब अगर कितना भी IGF आएगा यहाँ पे एंड वो आके एक्ट करेगा इन कार्टिलेज के सेल्स के ऊपर, तो उनमें कोई डिवीजन नहीं होगी, कोई ग्रोथ नहीं होगी एंड कोई जो है ना बोन की लेंथ इंक्रीज नहीं होगी। सो ओवरऑल दिस प्रोसेस इज एज रिस्ट्रिक्टेड। उसके बाद जो हमारा IGF-1 है, IGF-1 सिर्फ बोन्स पर नहीं जाता, ये IGF-1 सॉफ्ट टिश्यूज पर भी जाता है। एंड सॉफ्ट टिश्यूज लाइक हमारा जैसे लिवर हो गया, हमारी किडनी हो गई, हमारे मसल्स हो गई, ठीक है। तो ये IGF-1 सॉफ्ट टिश्यूज पर भी जाता है एंड उनकी जाके क्या करता है, सेल साइज को इंक्रीज करता है एंड दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपरट्रॉफी एंड समटाइम उनके सेल नंबर को भी इंक्रीज करता है जिसको हम कहते हैं हाइपरप्लेजिया, ठीक है। सो IGF-1 कैन काज हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया इन सॉफ्ट टिश्यूज या विजरल ऑर्गन्स। उसके बाद यहाँ पे हाफ लाइफ के बारे में भी डिस्कस किया गया है कि जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है एंड IGF-1 इन दोनों की हाफ लाइफ कितनी है। डियर स्टूडेंट, जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, इसकी हाफ लाइफ होती है 20 मिनट्स, 20 मिनट्स इसकी हाफ लाइफ है। बट इससे जो IGF-1 बनता है लिवर में, इस IGF-1 की हाफ लाइफ बहुत बड़ी है, इसकी हाफ लाइफ है ऑलमोस्ट 20 आवर्स, ऑलमोस्ट 20 आवर्स इसकी हाफ लाइफ है। क्यों? बिकॉज ये जो हमारा IGF-1 है ये IGF-BP3 के साथ मीन्स के इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स बाइंडिंग प्रोटीन इसके साथ बहुत स्ट्रांगली बाइंड करता है एंड ड्यू टू दिस स्ट्रांग बाइंडिंग जो IGF-1 है इसकी हाफ लाइफ इंक्रीज हो जाती है 20 मिनट से 20 आवर्स तक हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज मेजर डिफरेंस बिटवीन दी हाफ लाइफ ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड IGF-1, ठीक है। IGF-1 की हाफ लाइफ 20 आवर्स है बट ग्रोथ हार्मोन की इटसेल्फ हाफ लाइफ कितनी है, 20 मिनट्स है। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। इन दिस स्लाइड्स हमारे अदर पिट्यूटरी हार्मोन्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। कौन कौन से हार्मोन्स हैं? सबसे पहले हमारे पास है TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो पिट्यूटरी हार्मोन है इसका टारगेट ग्लैंड कौन सा है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड पे जाके ये एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट करता है सीक्रेशन ऑफ T3 एंड T4, ओके। नेक्स्ट वी हैव SCTH। SCTH एक्ट करता है जाके एड्रिनल ग्लैंड पे एंड ये स्टिमुलेट करता है कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजन सीक्रेशन को। नेक्स्ट वी हैव अनदर हार्मोन दैट इज द प्रोलैक्टिन एंड द टारगेट ग्लैंड फॉर दिस हार्मोन इज द मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स आर द टारगेटेड ग्लैंड्स फॉर द प्रोलैक्टिन हार्मोन। दिस promotes milk synthesis and lactogenesis. Then we have FSH. The target glands for it are the gonads. These can be either ovary or testis. This will promote spermatogenesis and ovarian follicle growth. Then we have another hormone that is the luteinizing hormone. Its target glands are the again gonads. This will cause ovulation, corpus luteum formation and testosterone production. Now we are moving to our next table or next slide here. अब क्लिनिकल डिसऑर्डर्स को डिस्कस करते हैं। सो क्लिनिकल डिसऑर्डर्स में ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी से रिलेटेड है। ये स्टूडेंट, हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए हमें ग्रोथ हार्मोन चाहिए एंड ग्रोथ हार्मोन का जो मेन काम है वो कौन करता है? IGF-1 करता है, ठीक है। IGF-1 मीन्स के आप सिंपली ऐसा याद रख लें कि ग्रोथ हार्मोन सिर्फ कमांड देता है एंड IGF-1 जो है ये काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास जो डॉर्फिज्म डिस्कस किया गया है दैट इज द पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, इसमें क्या होता है? इसमें बंदे का शॉर्ट स्टैचर होता है, ठीक है, हाइट उसकी कम होती है ड्यू टू लैक ऑफ ग्रोथ हार्मोन या IGF-1 इन चिल्ड्रन बिफोर एपिफाइजल फ्यूजन, ठीक है जी। अब देखें होता क्या है कि हमारे पास ड्यूरिंग प्यूबर्टी जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड ये प्रोड्यूस करता है किसको? ये प्रोड्यूस करता है हमारे ग्रोथ हार्मोन को, ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करता है एंड ग्रोथ हार्मोन जाके प्रोड्यूस करता है किसको? IGF-1 को। IGF-1 का मेजर सोर्स कौन सा है? हमारा लिवर, बिकॉज IGF-1 सबसे ज़्यादा हमारे लिवर में प्रोड्यूस होता है। अभी जो IGF-1 है ये बोन्स की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करता है। मैंने आपको पहले बताया था ना प्रीवियस स्लाइड, यू कैन सी हियर कि IGF-1 जो है ये आके एंड्स ऑफ बोन पे एक्ट करता है एंड बोन्स की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। बट डियर स्टूडेंट, ये जो बोन्स की एंड्स होती हैं जिसको हम एपिफाइजल प्लेट कह रहे हैं, जिसकी वजह से बोन ग्रो कर सकता है, ये एपिफाइजल प्लेट आफ्टर दी प्यूबर्टी फ्यूज हो जाती है। आफ्टर दी
प्यूबर्टी फ्यूज हो जाती है। मीन्स कि आफ्टर द प्यूबर्टी इस एपिफाइजल प्लेट के जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं वो प्रोलिफरेट नहीं कर सकते, वो डिवाइड नहीं कर सकते, चाहे कितना भी फिर IGF आएगा, फिर एपिफाइजल प्लेट जो है वो फ्यूज हो जाएगी एंड फिर जो बोन्स की एंड्स हैं वो लॉन्ग नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें IGF-1 चाहिए बिफोर द क्लोजर ऑफ दिस एपिफाइजल प्लेट। ठीक है, अगर बिफोर द एपिफाइजल प्लेट फ्यूजन हमें IGF-1 मिलेगा तो बॉन्ड्स की जो एंड्स होंगी वो लॉन्ग हो सकती हैं, फिर उनकी ग्रोथ हो सकती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिकली लैक ऑफ IGF-1 इन चिल्ड्रन बिफोर एपिफाइजल फ्यूजन। एपिफाइजल फ्यूजन से पहले ही IGF-1 कम हो जाता है, फिर जो उनका स्ट्रेचर है वो शॉर्ट रह जाता है, बट इनकी मेंटल डेवलपमेंट वो नॉर्मल रहती है। बॉडी जो प्रोपोर्शनली वो नॉर्मली ग्रो करती है, लाइक उन बंदों का जो हेड होगा वो भी सही ग्रो करेगा, उनके जो हैंड्स होंगे वो भी सही ग्रो करेंगे। ठीक है, बट ओवरऑल इनका जो स्ट्रेचर होगा वो क्या होगा, शॉर्ट होगा। उसके बाद we have a second kind of dwarfism and this dwarfism is known as Laron dwarfism। अब Laron dwarfism में क्या होता है, Laron dwarfism में ये होता है कि जो हमारा यू कैन से GH है, GH इससे क्या बनता है, IGF-1, कहाँ पे, लिवर में। देखें, ग्रोथ हार्मोन से IGF बनेगा तब ग्रोथ होगी ना। अब GH से IGF कब बनेगा, जब GH जाएगा कहाँ पे, लिवर पे। अब सपोज करते हैं दिस इज अवर लिवर, तो लिवर पे बेसिकली आके हमारा ग्रोथ हार्मोन GH एक्ट करता है। ठीक है, फिर IGF बनता है एंड ग्रोथ हार्मोन के लिए हमारे लिवर के पास एक रिसेप्टर होता है। जब तक ये रिसेप्टर काम करता है तब तक GH आ सकता है एंड GH की वजह से IGF बन सकता है। अब लेरोन डॉर्फिज्म में ये होता है कि लेरोन डॉर्फिज्म में ग्रोथ हार्मोन तो बनता है, मीन्स एंटीरियर पिट्यूटरी अपना काम करता है, ग्रोथ हार्मोन हमको बना के देता है, बट जब वो ग्रोथ हार्मोन हमारे लिवर के पास जाता है तो लिवर के पास इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो रिसेप्टर्स डैमेज हो चुके होते हैं। दिस कैन बी मोस्टली द जेनेटिक इशू। ठीक है, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ग्रोथ हार्मोन के वो काम नहीं करते। जब वो काम नहीं करते तो इससे जो हमारा IGF-1 है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, इसकी प्रोडक्शन नहीं होती। अगर इसकी प्रोडक्शन नहीं होती तो ग्रोथ जो है इट कैन नॉट बी हैपन। वाई, बिकॉज ग्रोथ के लिए हमें IGF-1 चाहिए लाजमी। सो दिस कंडीशन इज नोन एज लेरोन डॉर्फिज्म। तो उसमें क्या है कि नॉर्मल या हाई लेवल होती है ग्रोथ हार्मोन की, बट जेनेटिक GH रिसेप्टर इनकी डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, या तो ये मौजूद ही नहीं होते या तो ये खराब बनते हैं। तो इससे IGF-1 लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाती है एंड जब ये इसकी लेवल रिड्यूस होगी तो ऑब्वियसली जो बोन्स की लेंथ है वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करेगी। अब उसके बाद वी हैव अ नेक्स्ट कंडीशन जिसमें एडल्ट के अंदर GH की डेफिशिएंसी हो जाती है। अच्छा देखें, अगर अडल्ट के अंदर GH की डेफिशिएंसी होगी तो डियर स्टूडेंट क्या हाइट पर कोई फर्क पड़ेगा, क्या हाइट पर कोई फर्क पड़ेगा? आंसर इज नो, बिकॉज हाइट जो है वो हो चुकी होती है अडल्ट में, बिकॉज इन अडल्ट स्टेज हमारी जो एपिफाइजल प्लेट है वो क्लोज हो चुकी है एंड जो हमको अपनी नॉर्मल हाइट है वो अचीव हो चुकी होती है इन अडल्ट स्टेज। फिर अगर अडल्ट स्टेज में हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की कमी होगी तो इससे क्या होगा? डियर स्टूडेंट, अडल्ट स्टेज में ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है? अडल्ट स्टेज में ग्रोथ हार्मोन का काम ये होता है कि ये बॉडी की कंपोजिशन को मेंटेन करता है, लाइक एज ग्रोथ हार्मोन हमारे मसल्स को प्रिजर्व करता है। बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन को बचाता है, प्रोटीन को अक्यूमुलेट करता है, ठीक है, ग्लूकोज को बचाता है एंड फैट को बर्न करता है। बट अगर हमारे पास ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा तो इससे ये होगा कि जो हमारी मसल्स होंगी ना, मसल्स का मास जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि अगर किसी अडल्ट बंदे के अंदर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी जो मसल्स होंगी वो बहुत पतली होंगी। देन उस बंदे के अंदर एब्डोमिनल ओबेसिटी होगी, मीन्स कि उसके एब्डोमिनल एरिया के अंदर उसके अंदर बेली फैट जो है वो ज़्यादा स्टोर होगी, बिकॉज जो नॉर्मली हमारी फैट होती है इस फैट को बर्न करना दिस इज फंक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। बट अगर हमारे पास ग्रोथ हार्मोन ही नहीं है तो कौन करेगा इस फैट को बर्न? दैट्स वाई उस बंदे के अंदर एब्डोमिनल ओबेसिटी हो सकती है, ऑस्टियोपिनिया हो सकता है, मीन्स के उसके बॉन्ड्स के अंदर जो मिनरल्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हो सकती है, वो बंदा फैटीग रह सकता है, डिसलिपिडीमिया हो सकता है, मीन्स के उसके ब्लड के अंदर जो LDL है, LDL एंड ट्राइग्लिसराइड्स ये बढ़ जाते हैं। दीज आर बैड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। सो LDL एंड ट्राइग्लिसराइड्स ये बढ़ जाते हैं एंड इन कंट्रास्ट टू दैट जो हमारे लिए HDL है विच इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल फॉर अस, इसकी लेवल जो है वो यू कैन से कम हो जाती है। जब HDL की लेवल कम हो रही है, LDL एंड ट्राइग्लिसराइड की लेवल बढ़ रही है तो इससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क हो सकता है, ठीक है। सो दीज कॉन्सिक्वेंसेज कैन बी ऑब्जर्व इफ द ग्रोथ हार्मोन विल बी डेफिशिएंट इन द एज ऑफ अ अडल्ट पर्सन। अब उसके बाद ये जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है, दिस इज मोस्ट रिसेंट ग्राफ अकॉर्डिंग टू 2026। ये ग्राफ हमें ये शो कर रहा है कि एवरी डे ये जो बार है ना ये शो कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ द पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, ठीक है। तो डे बाय डे जो हमारा पिट्यूटरी डॉर्फिज्म है ये बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, ठीक है।
एंड डे बाय डे हमें इसके ऊपर ज़्यादा जो है ना पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। एंड इसके लिए जो हमारे पास आजकल जो मेजर ट्रीटमेंट है वो ये होता है कि अगर किसी बंदे को ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो उसको हम रिकॉम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन थेरापी देते हैं। एंड डे बाय डे इन दी वर्ल्ड जो ग्रोथ हार्मोन थेरापी है इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगर हम यू कैन से 2025 में इतने यूएस डॉलर्स खर्च कर चुके हैं, इतने बिलियन यूएस डॉलर खर्च कर चुके हैं, तो 2026 में हम 7.24 तक आ गए। पहले 6.37, फिर 7.24 यूएस बिलियन डॉलर्स हम खर्च करें 2026 में। एंड अप्रॉक्सीमेटली हम 2030 में इस यू कैन से थेरापी के ऊपर 12.37 यूएस डॉलर बिलियंस में हम इतना यू कैन से खर्च करेंगे अप्रॉक्सीमेटली। Okay जी, so now we are moving to our next slide. Now in this slide there is the explanation about the gigantism and acromegaly, and these clinical disorders are related to the hypersecretion of the growth hormones. Okay, and hypersecretion जो है growth hormones की ये कब होती है कि जो हमारे सोमैटोट्रॉफ सेल्स हैं जिनसे growth hormone की प्रोडक्शन होती है, इन सेल्स के अंदर एक यू कैन से एडिनोमा होती है, एक बेनाइन ट्यूमर होती है। एंड ड्यू टू दैट ट्यूमर जो ये सेल्स होते हैं वो यू कैन से मोर देन नीड एक्सटेंसिव लेवल में ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन करते हैं। अब इसमें हमारे पास जो सबसे पहले कंडीशन है दैट इज़ द जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म ये बेसिकली ये कंडीशन है जिसमें प्री प्यूबर्टल हमारे पास जो ग्रोथ हार्मोन है इसकी सीक्रेशन ज़्यादा होती है। एंड इस कंडीशन में जो हमारी एपिफाइजेस होती हैं, ठीक है, एंड्स ऑफ द बोन्स वो ओपन होती हैं, मीन्स के दे कैन ग्रो। तो इससे ये होगा कि अगर हाइपर सीक्रेशन होगी ग्रोथ हार्मोन की तो इससे ये होगा कि जो हमारी ग्रोथ बोन्स के अंदर ग्रोथ होगी वो ज़्यादा होगी, ओवर ग्रोथ होगी। एंड उन बंदों की जो हाइट है वो 8 फीट तक जा सकती है। क्यों हाइट बढ़ेगी? बिकॉज जो हमारे यू कैन से एपिफाइजल प्लेट्स हैं अभी तक वो ओपन है, उनकी अभी तक फ्यूजन नहीं हो सकी। एंड एक चीज़ और कि इन बंदों का जो स्केलेटन है वो सिमेट्रिक मैनर में ग्रो करता है, मीन्स के अगर राइट साइड ग्रो कर रही है तो इक्वली लेफ्ट साइड भी ग्रो कर रही होती है, ठीक है। बट इन बंदों के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया हो सकती है बिकॉज जो हमारा अगर जीएच ज़्यादा है ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन आपको पता है क्या करता है कि भाई ये ग्लूकोज को प्रिजर्व करता है, मीन्स के ये ग्लूकोज का अपटेक इनटू द सेल्स इसको रिस्ट्रिक्ट करता है। तो इससे ग्लूकोज की लेवल जो है वो ब्लड में ज़्यादा होती है, इससे हाइपरग्लाइसीमिया हो सकती है। तो इट मीन्स दैट बड़े बंदे जो है उनको यू कैन से डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड अर्ली हार्ट फेलियर, अगर कोई बंदा एक्स्ट्रा लेवल तक, एक्सटेंसिव लेवल तक अगर वो हाइटेड होगा तो दैट हाइटेड बंदा इसके अंदर जो अर्ली हार्ट फेलियर के चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। बिकॉज अगर उसकी बॉडी ज़्यादा है तो बॉडी ज़्यादा है तो हार्ट को जो लोड करना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, वो वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, हार्ट की मसल्स ज़्यादा इनपुट देंगी, ठीक है। तो इससे इन बंदों के अंदर अर्ली हार्ट फेलियर हो सकता है। एंड एक और इंटरेस्टिंग बात कि जो दुनिया का सबसे लंबा इंसान है दैट वाज रॉबर्ट वेल्डो, ठीक है। रॉबर्ट वेल्डो की जो हाइट थी दैट वाज अबाउट 8 फीट एंड हमारे पास 11 इंचेस इसकी इतनी हाइट थी रॉबर्ट वेल्डो की। एंड उसको जो है ना जब डायग्नोस किया गया तो देखा गया तो उसको पिट्यूटरी एडिनोमा थी, मीन्स उसका जो सोमैटोट्रॉफ सेल्स थे वो ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा सीक्रेट कर रहे थे, तो उसको उसके अंदर जो है ना पिट्यूटरी एडिनोमा को डायग्नोस किया गया था। उसके बाद एक्रोमेगेली, दिस इज द पोस्ट प्यूबर्टल हाइपर सीक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। एंड ये कब होती है? जब हमारे एपिफाइजेस जो है वो क्लोज हो चुकी होती हैं, ठीक है। फिर उसे क्या हो सकता है कि जो फेशियल फीचर्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं बिकॉज जो बोन्स हैं उनकी लेंथ तो इंक्रीज़ नहीं हो सकती बट बोन्स की जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो सकती है। प्रोग्नेथिज्म उनके अंदर ऑब्जर्व किया जाता है, मीन्स कि उनका जो लोअर जॉ है वो मतलब आगे निकल आता है, ठीक है। उसका जो हैंड्स एंड फीट्स हैं उनकी शेप ख़राब हो जाती है, लाइक स्पैड हो जाती है। उनके अंदर विजन का प्रॉब्लम हो सकता है, ऑर्गेनोमेगेली हो सकती है।